फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ पीटीआई सेकेंड ग्रेड के 40वां नंबर के क्वेश्चंस को लेकर। जो क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हर बार के पीटीआई के पेपर में आया हुआ है और जो बीएड में पढ़ाया भी जाता है और बीपीएड में भी पढ़ाया जाता है, जिसका ज्ञान एक टीचर को होना बहुत ज़रूरी भी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ के ऊपर है सर? ये क्वेश्चन बैकवर्ड चाइल्ड के ऊपर है। और ये क्वेश्चन क्या है तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है सर वो है 40वां नंबर का क्वेश्चन है सर। ये पीटीआई सेकेंड ग्रेड के पेपर का। पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला ऑफ एजुकेशनल क्वोशिएंट फॉर बैकवर्ड चाइल्ड इज। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहती है सर? क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का नहीं, बल्कि क्वेश्चन को समझने का। तो क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक मेन जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो है बैकवर्ड चाइल्ड, इसे हमें समझना जरूरी है सर। तो अगर हम गोलू सर आपसे बोलें कि सर बैकवर्ड चाइल्ड क्या है, तो आप यही समझोगे बैकवर्ड चाइल्ड यानी बैक यानी पीछे, चाइल्ड यानी बच्चा, पीछे का बच्चा यानी पिछड़ा बच्चा। और पिछड़ा बच्चा तो वही है जो कुछ कर नहीं पाता है, जो बेंच में पीछे बैठता है क्लास में, जो बाकी बच्चों के समान जिसका बुद्धि काम नहीं करती। तो सर अगर आपने ऐसा सोचा है, और हाँ मुझे लगता भी है कि आपने कुछ ऐसा ही सोचा होगा, तो ये सर 100% करेक्ट है। यू आर 100% करेक्ट। ठीक है सर, आप एकदम सही सोच रहे हो और एकदम सही समझ रहे हो सर। जो पिछड़ा बच्चा होता है इसे ही हम बैकवर्ड चाइल्ड हम कहते हैं सर। ठीक है, जिसके सामान्य बच्चों के हिसाब से बौद्धिक क्षमता नहीं कार्यरत रहती सर। उसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों के बौद्धिक क्षमता से कमजोर रहती है। ठीक है सर, जिसको हम बैकवर्ड चाइल्ड समझेंगे सर। तो सर हम लोगों ने बैकवर्ड चाइल्ड क्या ये तो समझ लिया है। अब हम इसके कुछ कारण भी समझ लेते हैं कि किस वजह से ऐसा हो जाते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। तो सर कुछ कारण में ऐसे आते हैं जो है जैसे कि फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो आ जाते हैं सर। ठीक है, कारण। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर? शारीरिक कारण जैसे हो गए, मान लीजिए शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, डिफॉर्मिटीज है, विकलांगता है सर। इन सब की वजह से हमारे बच्चे के मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, दिमाग में सर गलत प्रभाव पड़ता है, उतना अच्छा असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से भी उसका मस्तिष्क कमजोर होता जाता है या बन जाता है। दूसरा मानसिक कारक के कहा जाता है सर। ठीक है, जिसे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के नाम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या देखते हैं, बच्चा जन्म से ही अपने मानसिक रूप से कमजोर होता है सर, जिससे उसको रीजनिंग करने में, कंसंट्रेशंस करने में, ऑब्जर्वेशन करने में, इमेजिन करने में, किसी चीज को समझने में, सोचने में सर, पता लगाने में, फोकस करने में, सब में प्रॉब्लम होती है सर। किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाता वो। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम सर मस्तिष्क से सोचने के बाद ही तो हमारा हाथ और पैर किसी भी काम को सर हाथ लगाता है या करना शुरू करता है ना सर। जब मस्तिष्क सोच ही नहीं पाएगा तो ना हम हाथ से किसी कार्य को कर पाएंगे और ना ही पैर से जो काम होता है उसे हम कर पाएंगे। ठीक है, इसमें गड़बड़ होती है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं होम इन्फ्लुएंसेस। पुअर फैमिली, अगर गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार में उस बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को खान पान का तंगी रहेगी, उस बच्चे को शिक्षा का ज्ञान जो होता है, पढ़ाई लिखाई का जो नॉलेज होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि परिवार में गरीबी है। आजकल का समय ऐसा है कि सर कुछ भी खरीदो बिना पैसा का आएगा नहीं, और एक गरीब परिवार जो है सर वो गरीबी नाम का वर्ड ही पैसा से बनता है सर। ठीक है, पैसा कम तो गरीब, पैसा है तो अमीर, ऐसा ही मतलब है सर। ठीक है, आपके पास 4 कपड़ा कम है तो आप गरीब नहीं हो सर, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप गरीब नहीं हो सर, आपके पास सोना चांदी नहीं है तो आप गरीब नहीं हो सर, लेकिन सलाह अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप गरीब जरूर हो सर। ठीक है, और आपके पास ये सब कुछ है, ठीक है, और ये सब पैसा से ही आपने खरीदा है तो भी आप अमीर हो सर, तो भी आप गरीब नहीं है, क्योंकि ये सबको बेच दोगे तो वो पैसा आ ही गया ना आपके पास, तो वही बात है। तो सर चलिए हम देखते हैं। और एक क्या है, इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, मतलब अगर माता पिता का पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है या पढ़े लिखे ही नहीं है तो भी इस बच्चे को समस्या आ सकती है, जो बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड के आता है सर। ठीक है, क्योंकि सर आजकल आप देखते हो तमाम ऐसे बीमारी, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिससे बच्चों का घर से निकलना ही मतलब मुनासिब नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है, वो ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करते हैं घर में बैठ के, ऑनलाइन लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से सर जो भी है। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी रहती हैं जो बच्चा माँ बाप से सीखता, जानता या पढ़ता है। अगर माँ बाप पढ़े लिखे ही ना हो या ना पढ़े लिखे ना हो जितना उनके लिए डिजायर करता है उनके बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, तो भी सर समस्या आ सकती है। ठीक है, ऐसी समस्या हो सकती है बैकवर्ड चाइल्ड वाली सर।
और हम नेक्स्ट क्या देखेंगे सर, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। अगर स्कूल में वो बच्चा अगर जाता है और स्कूल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, जैसे कि सर इन अफेक्टिंग टीचिंग सही नहीं है, बच्चा टीचर बच्चे को पढ़ा तो रहा है लेकिन टीचर उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, जो बैकवर्ड चाइल्ड है, जो बैक बेंचर्स हैं, जो बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ा या बहुत ही कमजोर है, ठीक है। लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, बच्चे को सही तरीके से सही इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्कूल से पढ़ाने के लिए सर, खेलने के लिए, जो भी है पढ़ने के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं करवाई जा रही है, बैठने का व्यवस्था सही नहीं है, पढ़ने के लिए जो भी बोर्ड होता है वो सही नहीं है, ठीक है। लाइट प्रॉब्लम, कुछ आप प्रॉब्लम अपने माइंड से भी जोड़ सकते हो सर। गेम खेलने आता तो इक्विपमेंट्स नहीं है उसके पास गेम में, स्कूल में, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्रिएट वर्क इन नो फैसिलिटीज, कोई काम उस बच्चे से हम करवा रहे हैं लेकिन उसमें फैसिलिटीज हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फैसिलिटी स्कूल के क्या क्या होती है सर, जैसे कि टॉयलेट्स रिलेटेड फैसिलिटी, ठीक तरीके से साफ सफाई टॉयलेट नहीं है, मिड डे मील नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर या साइंस लैब नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई व्यवस्था नहीं है तो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो खिलाने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है सर। और हम क्या देखते हैं, करिकुलम ऑफ ओवरलोड, करिकुलम का ओवरलोड। करिकुलम भी बहुत ज़रूरी होता है सर एक बच्चे को डेवलप करने के लिए। सर हम लोगों ने बनाया था ना वो करिकुलम, जो पर वीक कौन से क्लास को कौन से गेम करवानी है, तो वही है सर करिकुलम, जो टीचिंग स्टाफ भी बनाता है कि कौन से मंथ में कौन से वीक में कौन से चैप्टर के टॉपिक उठाना है, पढ़ाना है, ठीक है। यह भी सही तरीका से बनाना बहुत ज़रूरी होता है सर, ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं सर, नाइबरहुड एंड सोशल एजेंसीज। जैसा कि नाइबरहुड यानी हमारे घर के बगल पड़ोसी या हमारा समाज भी सही होना ज़रूरी है ऐसे टाइप के बच्चों के लिए, नहीं तो ये ऐसे बच्चे बन जाते हैं, या ऐसे बच्चे अगर रहते हैं तो इनकी समस्या और बढ़ती चली जाती है बैकवर्डनेस की सर, पिछड़ापन की, ठीक है। सॉरी सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड का क्या मतलब होता है सर। अब ऐसे चाइल्ड को हम पता कैसे लगाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई ये तो बच्चा थोड़ा बैकवर्ड है, तो सर इसका भी कुछ तरीका है, जैसे कि टीचर ऑब्जर्वेशन के तहत हम देखें, क्योंकि हम टीचर हैं और हमें टीचर का बात को या टीचर के पॉइंट या टॉपिक को सही तरीके से समझना जरूरी है। तो सर इंटेलिजेंस टेस्ट इसका हम लेंगे सर, जिसको हम आईक्यू लेवल का टेस्ट भी समझ सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट भी हमें लेना इसका ज़रूरी है, कुछ करवाना चाहिए, कुछ ऐसे एक्टिविटी है, गेम है, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसा टेस्ट हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, पेंटिंग, ड्राइंग हो गया, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ इनको करवाना है जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ तक कार्यरत है इस एक्टिविटी में, ठीक है। पर्सनालिटी इन्वेंटरी, सर पर्सनालिटी भी हमें समझना इनका बहुत ज़रूरी है सर, बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसे बच्चे का पर्सनालिटी थोड़ा नॉर्मल बच्चे से अलग ही रहता है। पेंसिल चबाते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, कहीं खोए हुए रहेंगे, पढ़ाते समय सो जाएंगे, कुछ अलग ही रहता है सर। तो ये पर्सनालिटी की वजह से भी हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर बैकवर्डनेस की भावना या बैकवर्डनेस है। और केस स्टडी सर, अगर ऐसे बच्चे हैं तो इसके ऊपर अगर हम केस स्टडी करते हैं या करने का नौबत आती है तो भी हम ये पता लगा लेते हैं कि ऐसे बच्चे बैकवर्डनेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम पकड़ेंगे सर, मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इसमें क्या देखते हैं, डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे इनका होता है, किसका, ब्रेन का, जिसकी वजह से ये पिछड़े रहते हैं और बोलने, सोचने, समझने में भी इनको समस्याएं आती हैं। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, आईक्यू लेवल यानी बुद्धि, बोलते हैं ना इसका बुद्धि ही भ्रष्ट है या बुद्धि ही ऐसा नहीं है कि ये काम को कर सके, तो ये बुद्धि के मामले में बहुत कमजोर होते हैं सर, ठीक है। इंटेलिजेंसी जो होता है, बुद्धि जो होता है, बहुत कमजोर होता है इनका। और सोशल एंड मोरल कैरेक्टर्स, इसमें हम क्या देखते हैं, ये किसी भी समाज का हिस्सा बनने में इनको काफ़ी परेशानियां होती है, काफ़ी तकलीफ होते हैं इनको सर, ठीक है। ये एडजस्ट नहीं कर पाते किसी भी समाज में, किसी भी ग्रुप में या क्लास के कोई दोस्त के ग्रुप में, अपने आप को एडजस्ट करने में इनको तकलीफ होता है, ठीक है। क्योंकि उनका दिमाग अलग होता है जिनका ग्रुप बना हुआ होता है, और इनका दिमाग अलग होता है जो ये ग्रुप बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड स्टूडेंट है, बैकवर्ड चाइल्ड है सर, ठीक है। थोड़ा सर गला में खराश है, बता आपको तो पता ही है सर मैं क्या बताऊँ, इसलिए बीच बीच में ऐसा आवाज आ जाता है, सॉरी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सर मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस की मेथड है जो हमें जानना जरूरी है सर। तो देखिए, इमीडिएट इनकरेजमेंट, बच्चा क्यों नहीं कर पाओगे, अरे हो गया कोई बात नहीं, फिर से करो, 3 बार नहीं, चौथा बार भी गलती हुआ कोई बात नहीं, 5वां बार भी करो, हिम्मत बनाए रखो, हार मत मानो, कंटिन्यू लगे रहो, ऐसा इनकरेज इनको करना है सर। दूसरा, इमीडिएट नॉलेज इनको देना बहुत जरूरी है सर। इससे ये मान लीजिए अपना फील्ड से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे अगर कुछ पूछता है तो हम कभी कभी ऐसे संकोच करने लगते हैं कि यार इनको अगर बताऊंगा
तो क्या इनको याद रहेगा या समझ में आएगा या ये समझ पाएगा? ऐसा नहीं सर। आपका काम है बताना, उसका काम है पूछना। आपका काम ये नहीं देखना बैकवर्ड है नहीं है, आप बता दो। नहीं समझ में आए बच्चा 1 नहीं 10 नहीं 20 बार पूछेगा आपसे, आप 21 बार बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है, ताकि उसका एक समझ में भी आएगा और वो थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज भी करेगा एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, और जब ये चीज वो सोचने लगेगा तो उसको ये चीज याद हो जाएगा कि हाँ जो चीज मैंने पूछा इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करें। अगर कुछ ये टेस्ट देते हैं, कुछ आप इनसे डिक्टेशन लेते हो, टेस्ट लेते हो और इनमें इनका अगर मार्क थोड़ा अच्छा आता है, अरे वाह शाबाश बेटा, हौसला बढ़ाइए, इनको अच्छा नंबर दीजिए, कुछ प्राइज गिफ्ट दीजिए। ठीक है, और वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, कुछ चीज अगर आप इसे सिखा रहे हो, गेम का हो, स्टडी से रिलेटेड हो, एक्टिविटी हो, तो सर कुछ टेक्निक्स को आप अलग अलग रखिए। एक ही टेक्निक से बच्चों को सिखाने में काफी तकलीफ जाती है सर, तो टेक्निक्स को बदलिए, टेक्निक्स को डिफरेंट अलग अलग चॉइसेस में रखिए, ऑप्शन में रखिए, ये टेक्निक वो टेक्निक, इसको सिखाने का ये 4 टेक्निक है, उसको सिखाने का ये 5 टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक से किसी चीज को इसको सिखाइए सर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज को इन्हें बताना है, समझाना है, तो वो फुल्ली प्रोग्राम्ड होना चाहिए। अनप्रोग्राम वे में आप इनको बताओगे तो हम बताते टाइम खुद ही अगर हम कंफ्यूज हो गए तो हम उनका कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे सर। तो ये चीज के लिए हम लोग करिकुलम भी बनाते हैं सर, ठीक है, ताकि हम ये प्रोग्राम सही तरीके से कर लेते हैं कि क्या करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, किसको करवाना है, ठीक है, और कितना करवाना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो जाना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद हम सर देखेंगे एजुकेशनल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है सर कि जैसा कि प्रॉपर सब्जेक्ट टेस्ट इनका जैसा है ये हमें लेना बहुत जरूरी है सर, ताकि बच्चा किसी क्षेत्र में या किस क्षेत्र में या किस विषय में कमजोर है या नहीं है ये हमें पता चल सके सर। ठीक है, ये प्रोविजन हमें बहुत जरूरी है सर कि पढ़ाई में बच्चा कहाँ कमजोर है, क्योंकि ये सर हम एजुकेशन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना, शैक्षिक उपलब्धि के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चा पढ़ाई में कहाँ कमजोर है, किस विषय में कमजोर है, ये जानना भी हमें बहुत जरूरी है सर। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे सर? सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे, जो सब्जेक्ट वो पढ़ता है उसमें वो कितना स्कोर कर रहा है, कम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, क्या समझ में उसे नहीं आ रहा है, क्या समझने में उसे तकलीफ परेशानी जा रही है। नेक्स्ट, अटेंडेंस हम इसका ध्यान रखेंगे, स्कूल आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कितने दिन नहीं आ रहा है, किस रीजन से नहीं आ रहा है, जेन्युइन रीजन, कारण क्या है। ठीक है, क्या आने में उसे संकोच हो रही है या किसी टीचर से वो डर रहा है या स्कूल में आने में उसे किसी तरह का घरेलू में घर में परेशानी हो रही है। ठीक है, ये हमें समझना है। रेगुलर परफॉर्मेंस हमें देखना बहुत जरूरी है इनका। अगर हम इनको परफॉर्म करवाते हैं रेगुलर तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम क्या क्या परफॉर्मेंस उनको दे रहे हैं, करवा रहे हैं, और ये हमें ध्यान में रखना समझना बहुत जरूरी है, और जिसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है गोलू सर। ठीक है, स्कूल शुड बी प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एजुकेशन। सर स्कूल को चाहिए इन बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है सर। ठीक है, ये बच्चे बाकी बच्चों से तो अलग होते हैं, ठीक है, पिछड़े होते हैं, तो इनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडेंस भी बहुत जरूरी होता है सर। एक सेंटर बनाया जाए जिसके लिए स्पेशल करिकुलम भी इनके लिए होना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे बच्चों को इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा मदद भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बताया ना सर कि ये खुद से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं समाज में या वातावरण में। उसके बाद रेगुलर इनका शारीरिक चेकअप भी होना, जांच होना बहुत जरूरी है सर, मेडिकल चेकअप, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी नहीं रहती कि ये बता पाए कि सर मुझे ये हो रहा है, सर मुझे अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ जाता है बीच बीच में, या मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा कभी कभी ये नहीं बता पाता। बिकॉज वाई सर? क्योंकि ये बच्चे शारीरिक रूप से तो 14 या 15 या 16 साल के हैं, बस मानसिक रूप से ये 8 या 9 साल के बच्चे का जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो मेंटल एज क्या हो गया सर 8 या 9 साल का, और क्रॉनिकल एज ये जो इनका जो अभी जिसका चल रहा है शारीरिक एज जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो गया 15 या 16 या 17 साल, जो भी ये बच्चा का एज होता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो सर अब हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोगों ने तो सर बैकवर्डनेस या बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में तो काफी सारा डिस्कस कर लिया, समझ लिया। ठीक है, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है सर कि जितना हो सके लेक्चर छोटा, इजी, साधारण और समझने लायक बने। ठीक है, ये मेरा आप हमेशा फोकस में रखकर मैं आपको कोई भी चीज रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, भेजा भी करूंगा और आगे भी भेजूंगा सर। ठीक है, तो हम एजुकेशनल क्वोशेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें टॉपिक आ रहा था बैकवर्ड चाइल्ड, जिसके लिए होता है सर बैकवर्ड चाइल्ड को अगर पढ़ाई में किसी भी तरह का समस्या है तो यानी वो पढ़ाई में कमजोर है, तो इस चीज को निकालने के लिए, इस चीज को सर हमें अगर अचीव करना है कि कितना कमजोर है वो, कितना लेवल में कमजोर है वो, तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे मुंह से बोल देंगे क्या ये 10% कमजोर है, 5% कमजोर है या 40% कमजोर है? नहीं बोल सकते सर।
ठीक है, हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है सर। वो फॉर्मूला जो है EQ इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। अब आप पूछोगे कि सर EQ का क्या मतलब है, तो सर EQ ही होता है एजुकेशनल क्वोशिएंट, जो हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वोशिएंट इज इक्वल टू EAR। अब EA का क्या मतलब है? EA का मतलब है एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज जिसे हम शैक्षिक उम्र भी कह सकते हैं। इसका भागा यानी डिवाइडेड में CA लिखा हुआ है। CA का क्या मतलब है? क्रोनोलॉजिकल एज, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो बच्चे का जन्म तिथि के हिसाब से जो उम्र अभी चल रहा है, ठीक है, इनटू 100 यानी 100। तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमें जो आंसर मिलेगा सर वो 85 से 115 के बीच में आना चाहिए, तो वो बच्चा एवरेज है, ठीक है। उसे हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे, समझ जाएगा वो, थोड़ा टाइम के बाद सही भी हो जाएगा। लेकिन 85 से यानी 85 से 115 यानी 115 के नीचे ये चला जाता है, मतलब 85 से नीचे जैसा 65, 70, 55, 50 ऐसा नंबर आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये बच्चा वाकई में बैकवर्ड चाइल्ड के अंदर आ जाता है सर, ठीक है। और इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये और भी पिछड़ता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूला को बनाया गया है, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, EQ इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना सर, मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पिछड़े बालक के शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया है। फॉर्मूला ऑफ एजुकेशनल क्वोशिएंट फॉर बैकवर्ड चाइल्ड। तो 4 ऑप्शन आपको मिला हुआ है इसमें सर, ठीक है। 4 ऑप्शन में जो सबसे पहला नंबर का ऑप्शन है EQ इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100, ये ही इसका सही उत्तर होगा सर, ठीक है। जिससे हम ज्ञात कर लेंगे कि एजुकेशनल क्वोशिएंट क्या है इस बच्चे का सर, ठीक है। EQ वैसे ही लिखना है हमें, इक्वल टू अब लिखना है EA। तो EA का मतलब आप क्या लिखोगे, जैसा कि EA में लिखोगे कि ये बच्चा तो हमें लगता है 8 या 9 साल का जैसा बिहेव कर रहा है, इसका अब हम भर्ती करा रहे हैं 8वीं क्लास में, जिसका उम्र होता है 13 या 12 उम्र में बच्चा 8वीं क्लास में होता है, या बहुत ज़्यादा 12, 13, 14 इसी उम्र में सर बच्चे 8 क्लास में होते हैं, 8 क्लास में होते हैं सर, ठीक है। और बच्चा लेकिन 8 क्लास का जैसा तो पढ़ ही नहीं पा रहा है, जो बोल रहा हूँ कर ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ यार भैया, माथा फट गया मेरा पढ़ा पढ़ा के इसको। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी नौबत सर। तो इस टाइम फिर ये मेथड को यूज किया जाता है कि चलो हम क्यों ना इसका एजुकेशन क्वोशिएंट को यानी शैक्षणिक लब्धि को निकालते हैं कि कितना हद तक ये पीछे है, समझ में आ रहा है सर, लेकिन कितना हद तक पीछे है, ठीक है, कितना परसेंट लेवल में ये पीछे है, जिसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हमें इसके ऊपर ध्यान देने से ये बच्चा अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 40% पीछे है तो 60% हम इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये 100 कवर कर लेगा। अगर ये 50% पीछे है तो हम और थोड़ा 50 या 60% ध्यान देंगे, ये 100 तक कवर कर लेगा। ऐसे हमें पता चल जाता है सर, ठीक है। तो इसलिए EQ यानी एजुकेशन क्वोशिएंट लिखना है हमें इज इक्वल टू EA। तो मान लो हम 8 क्लास के बच्चा हम टीचर हैं और हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक बच्चा निकल के आ गया बॉय में या गर्ल में, बैकवर्ड चाइल्ड जैसा लग रहा है हमें, ठीक है, हमें कंफ्यूजन है। तो 8 क्लास का बच्चा का उम्र हमें पता है सर ऑलरेडी क्या रहता है, 13, मान लीजिए 13 रहता है सर। तो पहले आपको 13 लिख लेना है, ठीक है। 13 कहाँ लिखोगे, जहां CA लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज में आप जो बच्चा का स्थायी उम्र जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से CA के जगह 13 लिख दोगे, डिवाइडेड बाई ऊपर CA का ऊपर जो आपको लिखना है वो लिखना है सर एजुकेशनल एज। तो एजुकेशनल एज उसका क्या हमें मिल रहा है, हमें देखने को क्या मिल रहा है एजुकेशनल एज, तो इसका बर्ताव तो वही मतलब वही 8 या 9 उम्र के बच्चे जैसा है। तो मान लो आपने लिख लिया 8, ठीक है, 8 लिख लिया आपने, 8 लिख लिया इंटू 100 आप कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेव वैसा ही है जैसा 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे का है। क्योंकि अगर हम 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे इसका बिहेव वैसी है जो ये मतलब 8 या 9वीं उम्र के जो बच्चे होते हैं सर, माफ कीजिएगा कुछ बोलने में मेरी गड़बड़ी हो गई, 8वीं या 9वीं उम्र के जो 8 या 9 साल के जो बच्चे होते हैं, इनका कौन सा क्लास होता है सर, ठीक, 8 या 9 उम्र के जो बच्चे होते हैं इनका क्लास होता है सर 3 या 4, तीसरी या चौथी में पढ़ रहे होते हैं सर, ठीक है। तो मान लीजिए इस बच्चों को हमने तीसरी क्लास का कोई सवाल दे दिया, कुछ बुक का क्वेश्चन दे दिया जिसको ये काफ़ी अच्छे से निभा पाया, कर पाया। तो मान लीजिए ये तीसरी क्लास में 8 उम्र में पहुंचा है सर, तो 8 उम्र को हम EA की जगह लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई CA हमने बताया यानी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी वास्तविक उम्र इसका भी कितना है 15, इसका उम्र 15 है,
ठीक है। तो ये EA का नीचे CA के जगह पे हम 15 लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो हमें नंबर मिलेगा सर, वो नंबर हमारे पास 85 से 115 यानी 85 से 115 के अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो बच्चा चला जाता है बैकवर्डनेस के अंदर, मतलब बैकवर्ड चाइल्ड में गिना जाता है। 85 से कम अगर नंबर आ जाता है सर, ठीक है। तो चलिए क्यों ना एक कैलकुलेशन निकाल के हम देख ही लेते हैं सर, एजुकेशन क्वोशिएंट का सर। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए एजुकेशनल क्वोशिएंट को हमें लिख लेना है इज इक्वल टू, हमें EA मिल रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में EA दिया हुआ है। EA इट्स मीन एजुकेशनल एज, उस बच्चे का जो मिल रहा है, मान लीजिए हमें मिला है 10, ठीक है, 10 मिला है हमें, 10 मिला है डिवाइडेड बाय CA। तो CA की जगह हमें क्या लिखना है सर, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक उम्र उस बच्चे का कितना है अभी, वास्तविक उम्र कितना है उस बच्चे का, मान लीजिए वास्तविक उम्र उस बच्चे का 15 है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का जो बर्ताव है, जो एजुकेशनल एज एक तरह से हम देखा जाए तो वो बच्चा का जो एज है, वो बच्चा का जो एज हमें 10 मिल रहा है। 10 उम्र के बच्चे का जैसा वो बर्ताव कर रहा है, किस उम्र के एज, किस एज में सर, 15 उम्र के एज में वो 10 साल के बच्चे का जैसा बर्ताव कर रहा है सर वो, ठीक है। तो EA के जगह वही 10 को लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाई फिर CA मतलब कौन सी उम्र में कर रहा है, 15 उम्र में, कौन से उम्र के बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा है, 10 उम्र के बच्चे का जैसा बर्ताव कर रहा है। तो वो 10 उम्र के बच्चे का बर्ताव सर वो EA का जगह लिखा जाएगा, यानी एजुकेशनल एज के जगह में लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक उम्र के वहां में वो आ जाएगा, जो उसका 15 उम्र अभी चल रहा है जन्म तिथि के हिसाब से, गुणे 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसा सर, 10 लिखेंगे वही EA वाला, डिवाइडेड बाय 15 लिखेंगे वही CA वाला, ठीक है, इनटू 100 कैलकुलेट करते हैं, 10 गुणा 100 1000 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 15। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमें 66.6 यानी 66.6 मिलता है सर, कैलकुलेशन करते हैं तो सर, ठीक है। तो जो 85 से ज्यादा है कि कम है ना गोलू सर। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 85 से कम आता है तो ये बच्चा ऑलरेडी आ जाते हैं बैकवर्ड चाइल्ड के अंदर। सर इसका एक चार्ट भी है जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, वहां तक जाने का भी जरूरत है ही नहीं आपको। ये हमने जो यहाँ तक बताया ये बहुत नहीं बहुत ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट भी है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर हम लोगों ने बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है इसके ऊपर पूरे विस्तार से ज्ञान हासिल कर लिया है और इससे निकालने का जो तरीका होता है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है सर एजुकेशनल क्वोशिएंट के हिसाब से, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने समझ लिया है कि एजुकेशन क्वोशिएंट क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसे इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सारे चीज के ऊपर सर हम लोगों ने तमाम अध्ययन कर लिया है सर, ठीक है सर। तो हम चलते